जरा देखिए प्रायोजक कौन, अराजकता का प्रायोजक कौन है, अराजकता का प्रायोजक कौन। जब आप ये जानने की कोशिश करते हैं तो ये तस्वीरें आपके सामने आती हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में स्पष्ट है, ये 22 जुलाई 2026 ये तस्वीर, यहां कल शाम की तस्वीर ये बयान कर रही है कि किस तरीके से ये उपद्रव शुरू हुआ और कैसे कैसे पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। और यहां पर जो 20 जुलाई 2026 को तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो भी ये बताने के लिए काफी कि इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे अराजकता और प्रशासनिक अराजकता का नाम आप दे सकते हैं। पुलिस की तरफ से भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको कतई ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पुलिस मैनुअल के हिसाब से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए जो किया वो किया, वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अराजकता के ही दायरे में आएगा। और उधर प्रदर्शनकारी जिनको कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखा और यह दिखाया कि वो किस तरीके से पीसफुल प्रदर्शन की बातों के बीच में हिंसात्मक रास्तों को भी अख्तियार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं तो सवाल यही है, कौन है इस अराजकता का प्रायोजक। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों के साथ आपका परिचय कराता हूं, चर्चा शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए वो हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उनका स्वागत। हमारे साथ अरुण भारती जुड़ रहे हैं, एलजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए अभिनंदन उनका भी। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, लोकसभा के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है उनका। महुआ माजी भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। लेकिन पहले मैं ये समझना चाहता हूं, ये जो कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, उनको पुलिस ट्रक भर पत्थर मुहैया कराती है, वो सारा सिनेरियो खड़ा करते हैं ताकि ये कहा जा सके कि ये प्रदर्शनकारी देखिए कितने अराजक हो गए और फिर उनके साथ जो बल प्रयोग है उसको जायज करार दिया जा सके। अरुण भारती जी आपकी टिप्पणी। देखिए दिनेश जी, इन सारे मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छात्रों की चिंताओं के साथ, कंसर्न के साथ खड़ी है। लेकिन जब हम पूरे एनडीए के लोग नहीं खड़े हुए हैं पूरे इस आंदोलन को देखते हैं, एनडीए रिप्रेजेंटेटिव की तरह से बात कर रहा हूं इस समय। एनडीए के सभी लोग खड़े हैं। देखिए एनडीए के लोग भी सब लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे नेता ने कहा है कि इस पर विमर्श होना चाहिए, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए, इस पर सभी के मत आने चाहिए और सभी लोगों को मिल करके इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है इस पर बात करनी चाहिए। सरकार एक मत है, बहस, चर्चा, व्यवस्था में सुधार। आप विपक्ष से पूछिए कि क्या ये लोग इस बात को लेकर के एक मत हैं? क्या कांग्रेस की डिमांड वही है जो सपा की डिमांड है? और क्या आम आदमी पार्टी की भी वही डिमांड है जो कांग्रेस की डिमांड है? ये लोग किसी एक मुद्दे पर एक साथ है नहीं। अगर एक साथ है तो इनसे पूछे इनका चार्टर क्या है। जब बहस इसमें ये लोग अभी तो खैर ये लोग बहस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लगातार कहने के बावजूद भी जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तब इन लोग ऐसा कौन सा चार्टर, अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखने वाले हैं जहां पर सभी का एक मत होगा। देखिए वहां पर मैं मानता हूं कि जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर ये जो कर रहे हैं, जो आयोजक है उनके कंट्रोल में नहीं है, यदा कदा कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। मगर इसके बीच में मूल आपको नहीं भूलना है कि ये सारे के सारे जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं इसके पीछे जो परीक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना है उस पर बहस, सदन जो चर्चा है वो सदन के अंदर होनी है, सड़क पर नहीं। सड़क पर आने से आपको सुर्खी मिलती है मगर व्यवस्था में सुधार अगर आपको करना होगा तो सदन के अंदर ही बहस होगी। आप सरकार से नीतियों पर सवाल कीजिए। विपक्ष में होते हैं, जहां पर विपक्ष में होते हैं वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, तो क्या वो ये तय करने की कोशिश करते हैं कि फिर सड़क से कामकाज चले देश का? देखिए आप बात सड़क पर भी उठाइए, लेकिन इसका मतलब यह क्या है कि आप हाउस को पूरा ठप कर दीजिए? आप बात सड़क पर करेंगे, आप सदन के अंदर नहीं करेंगे। जिस तरह से प्रायोजित तरीके से, नियोजित तरीके से आप लगातार सदन को बाधित किए हुए हैं, यह कहने के बावजूद सरकार के द्वारा कई बार कि आप सदन में बहस कीजिए, छोटी बहस कीजिए, बड़ी बहस कीजिए, मगर आप बहस के अंदर आइए तो नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। देखिए बात हो रही है इसमें परीक्षा को लेकर के, तो हम बात कर रहे हैं उन छात्रों की जिनका आरोप है कि पेपर लीक हुआ। हम उन छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं जो इस नीट के री एग्जाम में सफल हुए हैं। वहां भी प्रक्रियाएं हैं,
वहां भी काउंसलिंग होना है, उनके दाखिले की प्रक्रिया है, उनको दस्तावेज के लाइन में लगने, क्या उनकी बात नहीं होगी? क्योंकि उनका कोई मंच नहीं है। आप जब बात करेंगे तो सिक्के के दोनों पहलू की बात करेंगे। यहां पर बात वो लोग हैं, वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने, हेडलाइन है, आपने भी एग्जाम दिया होगा, आपने भी पढ़ाई की होगी। एग्जाम के समय इसको परीक्षा नाम ही इसलिए दिया जाता है कि आप मानसिक रूप से किस तरीके की अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं एग्जाम जब आप देते हैं, और वो भी जहां आपकी जिंदगी बनने या बिगड़ने का प्रश्न हो, जहां इस तरीके की प्रवेश परीक्षा हो रही हो, जहां आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दिशा क्या होगी आपके जीवन की, यह तय होने वाला है। वहां एक बार आप किसी तरीके से आपने परीक्षा दी हुई हो, उसके बाद सिस्टमिक गड़बड़ियों की वजह से लीक हुआ हो पर्चा, उसके बाद आपको फिर से वो परीक्षा देनी पड़ी हो। जरूरी नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस अगली बार भी, आपकी परिस्थितियां अलग अलग तरीके की हो सकती, वहां आपको फिर से अपीयर होना पड़ा हो, उसके बाद आप ये कहें कि उनकी भी, वो भी प्रवेश के लिए उनकी काउंसलिंग हो रही है वगैरह वगैरह, उनकी बात होनी चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार जो जो करती जा रही है उसको सबको जायज माना जाए। लीक हो गया, उसमें लोग पकड़ लिए गए, ये जायज माना जाए कि हाँ चलिए कम से कम लोग पकड़ लिए गए। फिर ये जायज माना जाए कि चलिए कम से कम रीनीट करा दिया, उसके बाद काउंसलिंग हो रही है। मतलब सब इन चीजों को जायज माना जाए और इस तरफ उंगलियां ना उठाई जाएं कि ये लीक हो क्यों रहा है। आप ये कह रहे हैं शायद। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन अभी आलोक शर्मा जी के पास जाना होगा। आलोक शर्मा जी, ये सुना आपने? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, बस बस 10 सेकंड में 10 सेकंड में अपनी बात का जवाब दे दूं। बोलिए। भारत में 350 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम में आप अगर कहीं कोई कमियां है तो इसको बेहतर करने की बात करेंगे, या आप इस कमियों को लेकर के सर, तो मैनिफेस्टो, सर जब मैनिफेस्टो बनते हैं सर इलेक्शन का, सर इलेक्शन के जब मैनिफेस्टो बनते हैं और उसमें बड़े प्रोमिसेस होते हैं, अब तो उनको जो है संकल्प का भी नाम दे दिया जाता है। तो मैं कहता हूं उसमें लिख देना चाहिए कि ये जो प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां हैं ये तमाम राज्यों में होती हैं, तमाम सरकारों में हुई हैं, हम भी गारंटी नहीं लेते, करने की कोशिश करेंगे, हो गया तो ठीक है। ये कहना चाहिए ना फिर जनता से सर।